Hello student, how are you? I am Shahid Khan and you are watching Chem Galaxy with Shahid. So today we will continue yesterday lecture. तो उसमें हमने कुछ डिस्कशंस की थी अबाउट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक कंपाउंड, फिर वाइटल फोर्स थ्योरी और जनरल प्रॉपर्टीज़ ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो आज हम उससे थोड़ा सा आगे बात करेंगे, हमारे इसी ये लेक्चर को आगे कंटिन्यू करेंगे। हमारे पास आज का टॉपिक है सोर्सेज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के ऑर्गेनिक कंपाउंड बेसिकली किन किन सोर्सेज से हमें ऑब्टेन होते हैं। तो बच्चों, अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की सोर्सेज की बात करें तो हमारे पास 3 मेन सोर्सेज हैं जिनसे हमें ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आपके पास क्या होते हैं, ऑब्टेन होते हैं। कौन कौन से? इसमें आपके पास पहला आ जाता है, फर्स्ट सोर्स जो है हमारे पास, वो आपके पास क्या है, कोल है जी, कोयला जिसको बोलते हैं। ठीक है, ये पहला सोर्स है किसका, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का। इसी तरह जो दूसरा सोर्स है बच्चों, वो आपके पास क्या है, पेट्रोलियम। पेट्रोलियम, ठीक है। और इसी तरह इससे नेक्स्ट जो तीसरा सोर्स है वो हमारे पास क्या है, नेचुरल गैस। नेचुरल गैस, ये तीन हमारे पास मेनली सोर्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है। कौन कौन से? पेट्रोलियम, कोल और नेचुरल गैस। इनके अलावा हमारे पास आप एक और भी माइंड में रख लें कि आपके पास प्लांट्स एंड एनिमल, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, प्लांट्स और एनिमल्स, ये भी हमारे पास क्या है, सोर्स ऑफ क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। इनसे भी हम क्या करते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ऑब्टेन करते हैं। अच्छा जी, इसमें थोड़ी सी बातें आपने याद रखनी है कि हमारे पास ये जो कोल होता है, ये कौन सी स्टेट में होता है, ये सॉलिड स्टेट में होता है बच्चों। ठीक है, पेट्रोलियम किस स्टेट में होते हैं, लिक्विड स्टेट में। और नेचुरल गैस किस स्टेट में होती है, गैसियस स्टेट में होती है। ठीक है, जैसे नेम इंडिकेट कर रहा है। इन तीनों को, कोल, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस को, इनको हम क्या नाम देते हैं, एक और नाम भी दे सकते हैं। क्या नाम दे सकते हैं, मैं इधर ऊपर लिख लेता हूँ। इनको हम क्या नाम देते हैं, फॉसिल रिमेन्स या फॉसिल फ्यूल्स भी इनको कहते हैं जी। फॉसिल फ्यूल्स या फॉसिल रिमेन, ये बात आपने याद रखनी है कि हमारे पास ये जो कोल है, पेट्रोलियम है और नेचुरल गैस है, इनको फॉसिल रिमेन या फॉसिल फ्यूल भी कहते हैं। क्यों जी, क्यों ये कहते हैं? क्योंकि ये आपके पास क्या होते हैं, जब लिविंग ऑर्गेनिज्म, प्लांट्स है, एनिमल्स वगैरह ज़मीन के अंदर दब जाते हैं, मिलियंस ऑफ ईयर्स इन पे गुजरते हैं, तो अंडर प्रेशर एंड बैक्टीरियल एक्शन की वजह से ये आपके पास क्या होते हैं, इन फॉसिल फ्यूल में ये क्या होते हैं, कन्वर्ट होते हैं जी। तो ये आपने याद रखना है जी। अच्छा, तो ये हमारे पास, अब वन बाय वन हर एक की हम बात करते हैं डिटेल में कि कोल कैसा सोर्स है, इससे क्या क्या ऑब्टेन होता है, पेट्रोलियम से, नेचुरल गैस से, इनकी बात करते हैं वन बाय वन। ओके, तो पहला हमारे पास हम पहले डिस्कस करेंगे किसको, कोल को। कोल के बारे में जो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हुए, जहाँ से एमसीक्यूज़ बनने लगा, तो वो मैं कोशिश करूँगा कि आपके साथ उसको शेयर किया जाए, कॉन्सेप्ट भी दिया जाए, और उसके साथ जो जो एमसीक्यूज़, पॉसिबल एमसीक्यूज़ हैं, उनको भी आपसे डिस्कस किया जाए जी। बात करते हैं। तो हमारे पास पहला सोर्स है जिसको हम क्या नाम देते हैं बच्चों, हम नाम देते हैं क्या, कोल। कोल के बारे में थोड़ी सी बातें करते हैं जी। कोल हमारे पास क्या होते हैं, कोल हमारे पास क्या है, सोर्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड है। कोयला जिसको बोलते हैं, बहुत ज़्यादा पाकिस्तान में पाया जाता है जी। सारी बात करते हैं कितना पाकिस्तान में, ये तकरीबन 184 बिलियन टन, 184, ये जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है, पूछा गया तो पता होना चाहिए। 184 बिलियन टन, इतना कोयला पाकिस्तान में क्या है, मौजूद है जी। ठीक है, इतना कोल आपके पास मौजूद है। अब कोल जो है, इससे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को कैसे ऑब्टेन किया जाता है, हाउ दिस इज द सोर्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। बच्चों याद रखें, ये आपके पास जो कोयला होता है, कोल होती है, इसकी जब हम क्या करते हैं, एक टेक्निक होती है जिसको बोलते हैं डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन, कार्बोनाइजेशन, या इसको पायरोलिसिस, कुछ भी। कोल की जब हम क्या करते हैं, डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन करते हैं, मैं यहाँ लिख लेता हूँ, डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन। जब कोल की हम क्या करते हैं, डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन करते हैं, तो हमें 3 टाइप के कंपाउंड्स मिलते हैं जी। 3 टाइप्स की फ्रैक्शन मिलती हैं। ठीक है, एक मिलती है जिसको हम क्या नाम देते हैं, कोल गैस का नाम देते हैं बच्चों, कोल गैस। ठीक है, जो दूसरी फ्रैक्शन मिलती है उसको हम क्या नाम देते हैं, कोल तार का नाम देते हैं, कोल तार। जो तीसरी फ्रैक्शन मिलती है बच्चों, उसको हम क्या नाम देते हैं, कोक का नाम देते हैं। ये 3 फ्रैक्शन मिलते हैं। अब डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन में आपने एक और पॉइंट भी याद रखना है
कि ये जो डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन होती है ये किस में होती है? ये इन द एब्सेंस ऑफ एयर, एब्सेंस ऑफ एयर, ये एयर की एब्सेंस में होती है। क्यों एयर की एब्सेंस में? अगर एयर होगी तो ये तो बिल्कुल जल जाएगा ना, ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, पहली बात इन दी एब्सेंस ऑफ एयर। और सेकेंडली आपके पास ये हाई टेम्परेचर के ऊपर, यहाँ पे जो टेम्परेचर होता है ना वो अराउंड अबाउट 500 से लेके 1000 डिग्री तक, इतना आपके पास क्या होता है टेम्परेचर इसको चाहिए होता है। किसको? डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन को। तो हमें क्या मिलती हैं? 3 फ्रैक्शंस हमें मिलती हैं। कौन कौन सी? एक को जिसको बच्चों हम क्या नाम देते हैं? कोल गैस का नाम देते हैं, एक को हम कोल तार का नाम देते हैं और एक को क्या बोलते हैं? कोक का नाम बोलते हैं। इनकी भी आपने स्टेट याद रखनी है। जो कोल गैस है ये जैसे नेम ही कर रहा है, ये तो गैसियस स्टेट में होगी। ठीक है, इसी तरह जो कोल तार है ये लिक्विड स्टेट में होगी और जो कोक है ये आपके पास क्या होगी? सॉलिड स्टेट में होगी। एक बात ये आपने याद रखनी है। अच्छा, अब एक और पॉइंट आपने यहाँ पे माइंड में रखना है। वो पॉइंट क्या है कि ये जो आपके पास कोल तार है बच्चों, ये कोल तार जो है इसमें ये आपके पास क्या होता है? ये मिक्सचर होता है किसका? राउंड अबाउट 200 ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, राउंड अबाउट 200 ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का ये आपके पास क्या होता है? मिक्सचर होता है कि तकरीबन 200 ऑर्गेनिक कंपाउंड इसमें क्या होते हैं? पाए जाते हैं। किस में? कोल तार में जी, जो लिक्विड स्टेट में होते हैं। ठीक है, लिक्विड फ्रैक्शंस होती है। तो ये आपने याद रखना है बच्चों कि इसमें हमारे पास 200 ऑर्गेनिक और मेजॉरिटी वाले जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं वो आपके पास जो कोल तार से मिलते हैं वो हमारे पास क्या होते हैं? एरोमेटिक होते हैं। मसलन बेंजीन हो गया, इसी तरह टॉल्वीन वगैरह, ये वाले ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हमें यहाँ से मिलते हैं। ये बात आपने याद रखनी है। ये पहला हमारे पास सोर्स है। इसके अलावा कुछ और इंपॉर्टेंट बातें कोल के बारे में आपसे शेयर करता हूँ जो MCQs पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। तो आपके पास कोल की ना डिफरेंट फार्म्स होती हैं, उनकी मैं थोड़ी सी बात करता हूँ। डिपेंडिंग अपॉन द परसेंटेज ऑफ कार्बन, कितनी परसेंट। मसलन कोल की डिफरेंट फार्म है। जैसे एक फार्म है बच्चों जिसको हम क्या बोलते हैं? पीट बोलते हैं, PEAT। ये भी कोल की एक फार्म है। एक फार्म होती है जिसको हम क्या बोलते हैं? लिग्नाइट बोलते हैं, लिग्नाइट। अच्छा जी, एक और फार्म होती है जिसको बिटुमिनस बोलते हैं। इसी तरह एक और फार्म होती है बच्चों जिसको हम क्या बोलते हैं? एंथ्रासाइट बोलते हैं। ये डिफरेंट फार्म होती है कोल की। सबसे मसलन ये किस बेस पे अगर पूछा जाए ये फार्म किस बेस पे होती है? ये ऑन दी बेसिस ऑफ परसेंटेज ऑफ कार्बन। मसलन जो पीट है बच्चों ये आपके पास कितनी परसेंट कार्बन होते हैं? 40 से लेके 60% आपके पास इसमें क्या होता है? कार्बन होते हैं। 40 से 60% इसमें क्या होते हैं? कार्बन होते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं? पीट बोलते हैं जी। जो अच्छा 40 to 60% कार्बन हो और ये इन्फीरियर क्वालिटी कोल होते हैं और इसको फर्नेस वगैरह में हम क्या करते हैं? यूज़ करते हैं। बड़ा सस्ता सा कोल है क्योंकि कार्बन की परसेंटेज ही कम है, तो फर्नेस वगैरह में यूज़ करते हैं। लिग्नाइट जो होता है बच्चों इसके अंदर जो मसलन कार्बन की परसेंटेज है वो तकरीबन 60 से लेके 70% तक होती है। 60 से लेके 70% इसमें क्या होता है? कार्बन होता है। किस में? लिग्नाइट में। और इसको सॉफ्ट कोल भी बोलते हैं और ये थर्मल स्टेशन वगैरह में हमारे पास क्या होते हैं? यूज़ होते हैं। बिटुमिनस जो होता है इसमें आपके पास क्या होती है? 70 से लेके 85% तक आपके पास क्या होते हैं? कार्बन होते हैं बच्चों। और इसको कॉमन कोल बोलते हैं। इसको घरों वगैरह में मसलन होम्स वगैरह में क्या करते हैं? हीटिंग पर्पस के लिए हम इसको क्या करते हैं? यूज़ करते हैं। और जो एंथ्रासाइट होते हैं इसमें आपके पास 90 to 95% आपके पास क्या होती है? सॉरी 90 to 95% हमारे पास इसमें क्या होती है? कार्बन होते हैं और ये आपके पास सुपीरियर क्वालिटी का आपके पास क्या होता है? कोयला होता है। और इसको हम कहाँ पे यूज़ करते हैं? इंडस्ट्री वगैरह में यूज़ करते हैं एज ए रिड्यूसिंग एजेंट वगैरह। ठीक है, तो ये बात आपने याद रखनी इसकी परसेंटेज। अच्छा, अक्सर ये पूछा जाता है कि कौन सी फार्म है कोयले की जिसमें परसेंटेज ऑफ कार्बन कम है? तो वो पीट है। और हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ कार्बन किस में है? तो एंथ्रासाइट में है। इनका यूज़ और आपको परसेंटेज वगैरह के बारे में आपको पता होना चाहिए। ये बातें होगी कोल के बारे में। इसमें मैं देखता हूँ कोई और बात जी, कोयले। हाँ, इसमें थोड़ी सी एक और बात आपने देखी, कुछ चीज़ें मैं आपसे शेयर करता हूँ एक दो, बस फिर इसको एंड करते हैं, फिर दूसरे सोर्स पे चलते हैं जी। अच्छा जो इम्पोर्टेंट बात है जो मैं यहाँ पे शेयर करता हूँ बच्चों, अक्सर पूछा जाती है ना, व्हाट परसेंटेज ऑफ सल्फ़र इज़ प्रेजेंट इन कोल, के कोयले के अंदर सल्फ़र कितने परसेंट प्रेजेंट होते हैं? याद रखें बच्चों, सल्फ़र जो होता है ये भी इस कोयले के अंदर क्या होते हैं? मौजूद होते हैं। कितना होते हैं? तकरीबन
8% आपके पास क्या होते हैं, कोयले के अंदर क्या होते हैं, सल्फ़र मौजूद होते हैं। और इस सल्फ़र को कोयले से रिमूव किया जाता है कैसे, जब इसका हम क्या करते हैं, रिएक्शन कराते हैं कॉपर ऑक्साइड के साथ, ठीक है, कॉपर ऑक्साइड के साथ इसका रिएक्शन कराएं तो हमारे पास ये क्या होता है, सल्फर जो होते हैं इस कोयल से रिमूव हो जाते हैं। तो ये बातें थी हमारे पास कोल के बारे में। अब नेक्स्ट सोर्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है, जिसको हम क्या बोलते हैं, पेट्रोलियम बोलते हैं, उसकी बात करते हैं कि वो क्या होते हैं जी, पेट्रोलियम। सो लेट्स स्टार्ट पेट्रोलियम। तो दूसरा हमारे पास सोर्स है बच्चों, जिसको हम क्या नाम देते हैं, पेट्रोलियम। इसके बारे में थोड़ी सी शॉर्टकट कुछ बातें कर लेंगे। ये बेसिकली आपके पास पेट्रोलियम होता क्या है, तो इसको देखें। पेट्रोलियम हमारे पास क्या है, ये हमारे पास बेसिकली क्या होता है, मिक्सचर होता है। किसका मिक्सचर होता है बच्चों, मिक्सचर ऑफ हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन का आपके पास मिक्सचर होते हैं जी पेट्रोलियम, ठीक है। हाइड्रोकार्बन्स इसमें क्या होते हैं, मौजूद होते हैं। पेट्रोलियम के बारे में आपने याद रखना है, इसको एक कॉमन नेम होता है, अक्सर एमसीक्यूज में भी पूछा जाता है, इसको ब्लैक गोल्ड भी बोलते हैं। ब्लैक गोल्ड क्यों बोलते हैं बच्चों, ब्लैक तो कलर इसका ब्लैकिश से होता है। गोल्ड क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसके अंदर आपके पास क्या होता है, इसकी वेल्थ की वजह से, ठीक है, इसकी इंपॉर्टेंस की वजह से ब्लैक गोल्ड भी बोलते हैं। कहाँ पे पाए जाते हैं, दो वर्ड्स से ये निकला है, पेट्रा। पेट्रा का मतलब क्या होता है, रॉक्स, और ओलियम का मतलब क्या होता है, ऑयल। रॉक ऑयल भी इसको दूसरा नाम होता है। एक दूसरा नाम जो मैंने अभी आपसे लिखा, वो इसका क्या नाम है, रॉक ऑयल का नाम भी है। ये ब्लैकिश कलर का बेसिकली क्या होता है, लिक्विड होता है, और ये क्या होते हैं, क्रूड ऑयल होते हैं। जो पेट्रोलियम जो है, क्रूड ऑयल मसलन मिक्सचर होता है, डिफरेंट फ्रैक्शन इसमें मौजूद होते हैं। इसको हम डायरेक्टली यूज़ नहीं कर सकते। तो कैसे इसको डायरेक्टली यूज़ करते हैं, तो इस पेट्रोलियम की भी बेसिकली हम क्या करते हैं, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करते हैं पेट्रोलियम की। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मसलन ऑन द बेसिस ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, इसके फ्रैक्शन को हम क्या करते हैं, अलग अलग करते हैं। कैसे अलग करते हैं उसकी भी बात करते हैं। जस्ट अ मिनट। अच्छा, अब इस पेट्रोलियम की हम क्या करते हैं, हम इसकी जब हम क्या करते हैं, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करते हैं, तो बच्चों हमें डिफरेंट किस्म की क्या बनती हैं, फ्रैक्शंस मिलती हैं। कैसे मिलती हैं, जैसे हमारे पास जब इसकी फ्रैक्शन डिस्टिलेशन करते हैं ना, जो जो हमें मिलती है, पहली आपके पास क्या होती है, एलपीजी। एलपीजी, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। इसी तरह आपके पास दूसरी जो फ्रैक्शन होती है, वो आपके पास क्या होती है, पेट्रोलियम ईथर होती है। मैं कुछ फ्रैक्शन यहाँ पे लिखूंगा, पेट्रोलियम ईथर। इसी तरह आपके पास क्या होती है, गैसोलीन भी इसी से मिलता है, गैसोलीन। इसी तरह आपसे आपके पास केरोसिन ऑयल भी इसी से मिलता है। इसी तरह आपके पास डीजल, पैराफिन, वैक्स वगैरह सारे ये फ्रैक्शन जो हैं, इसी से आपके पास क्या होते हैं, ऑब्टेन होते हैं। ये डिफरेंट फ्रैक्शन। अब ये जो फ्रैक्शंस ऑब्टेन होती है, स्टिल दे आर मिक्सचर, ठीक है, ये भी प्योर नहीं होते, ये भी आपके पास मिक्सचर होते हैं। पेट्रोलियम ईथर के बारे में आप याद रखें, अक्सर पूछा जाता है पेट्रोलियम ईथर, इसके अंदर ईथर फंक्शन होता है, नो। ये बेसिकली आपके पास क्या होता है, मिक्सचर होता है। किसका, पेंटेन और हेक्सेन का, पेंटेन और हेक्सेन, ये इन दोनों का आपके पास क्या होता है, मिक्सचर होते हैं। और इसकी प्रॉपर्टी जस्ट लाइक आपके पास क्या होती है, ईथर की तरह होती है। तो इस वजह से पेट्रोलियम ईथर, और ये बेसिकली क्या होते हैं, सॉल्वेंट के तौर पे हमारे पास क्या होते हैं, यूज़ होते हैं जी। तो ये आपने याद रखना। अच्छा, एक और चीज़ जैसे कोयले में मैंने कहा ना कि वो हमारे पास क्या है, सोर्स है किसका, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का। ऑर्गेनिक में आपके पास एरोमेटिक का। तो ये जो पेट्रोलियम होते हैं बच्चों, इसमें ये आपके पास क्या होते हैं, मेजरली आपके पास इसमें एलिफेटिक कंपाउंड्स आपको क्या होते हैं, ऑब्टेन होते हैं। इसके अंदर आपके पास क्या, कौन से कंपाउंड होते हैं, एलिफेटिक कंपाउंड, एलिफेटिक कंपाउंड, एलिफेटिक कंपाउंड इसमें मोस्टली आपको क्या होते हैं, मिलते हैं जी। ये डिस्कशन आ गई हमारे पास पेट्रोलियम की, जो कि आपके पास एक सोर्स ऑफ कंपाउंड है। इसके बाद बात करते हैं नेचुरल गैस। नेचुरल गैस इज आल्सो ए सोर्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, और उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं उसकी बात करते हैं जी। हम नेक्स्ट बात करते हैं नेचुरल गैस की, कि नेचुरल गैस भी बेसिकली आपके पास क्या है, सोर्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड है। नेचुरल गैस की अगर कंपोजिशन की बात करें, तो इसमें आपके पास इसकी कंपोजिशन देखें तो आपके पास क्या होती है, इसमें मीथेन होती है बच्चों,
ठीक है। मीथेन के बाद इसमें इथेन होती है C2H6। उसके बाद इसमें क्या होती है, प्रोपेन होती है C3H8। उसके बाद इसमें क्या होती है, ब्यूटेन होती है C4H10। ठीक है, ये इसकी बेसिकली क्या है, कंपोजिशन है। इसमें आपके पास जो मेजर आपके पास परसेंटेज है वो आपके पास क्या है, मीथेन की कितने परसेंट होती है, राउंड अबाउट आपके पास 85% आपके पास क्या होती है, मीथेन होती है जी। ठीक है, ये मीथेन। इसके अलावा ये बाकी आपके पास कुछ परसेंटेज में आपके पास इथेन आ जाती है, फिर प्रोपेन, और फिर आपके पास ब्यूटेन वगैरह आ जाती है जी। अच्छा, इसमें थोड़ी सी जो इम्पोर्टेंट बात है जो मैं डिस्कस करने लगा हूँ, इसी आपके पास नेचुरल गैस में कुछ और चीज़ें भी होती हैं, जैसे मैं उसको रेड से लिखता हूँ, बहुत कम क्वांटिटी में मगर होती हैं। कार्बन डाइऑक्साइड भी होती है बच्चों, इसमें नाइट्रोजन गैस भी आपके पास होती है, इसमें हाइड्रोजन सल्फाइड भी आपके पास होती है। ठीक है, ये आपके पास गैसेज भी इनके साथ क्या होती हैं, मौजूद होती हैं जी। अच्छा, अब इसके अंदर कुछ टर्म्स होती हैं नेचुरल गैस के अंदर, जिनके बारे में आपको क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए जी। जस्ट अ मिनट। अभी मैंने कंपोजिशन बताई ना नेचुरल गैस की। अब देखें, अब आपके पास एक टर्म होती है जिसको हम बोलते हैं एनजी। ठीक है, एक टर्म होती है जिसको हम बोलते हैं सीएनजी। ठीक है, एक टर्म होती है जिसको हम बोलते हैं एलएनजी। ठीक है, और एक टर्म होती है जिसको हम क्या बोलते हैं, एलपीजी। इनके बारे में आपको पता होना चाहिए, अक्सर पूछा जाते हैं। एनजी क्या है बच्चों, एनजी आपके पास क्या है, नेचुरल गैस, सिंपल। एनजी आपके पास क्या है, सीधी सीधी जो भी मैंने बात की, नेचुरल गैस। सीएनजी क्या है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, कंप्रेस नेचुरल गैस। एलएनजी क्या है, एलएनजी होती है लिक्विफाइड नेचुरल गैस, लिक्विफाइड नेचुरल गैस। और एलपीजी क्या है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। ये भी पेट्रोलियम में मैंने इसका जिक्र किया था, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। ये लास्ट वाले को छोड़ के ना, ये जो पहली तीन है, ठीक है, एनजी, सीएनजी और एलएनजी, इनकी कंपोजिशन सेम होती है, वही 85% आपके पास मीथेन। कंपोजिशन सेम होती है तो नेम क्यों डिफरेंट है, इनकी स्टेट डिफरेंट होती है। कंपोजिशन सेम होती है, स्टेट डिफरेंट। मगर एलपीजी को इनके साथ मिक्स नहीं करना, ये लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस है जो हमें पेट्रोलियम की फ्रैक्शन डिस्टिलेशन करने से हमें क्या होती है, ऑब्टेन होती है। तो ये हमारे पास कुछ बातें थी सोर्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की। अब इससे ज़रा आगे चलते हैं जी। नेक्स्ट हमारे पास एक कॉन्सेप्ट है, बेसिक कॉन्सेप्ट है, जिसको हम क्या नाम देते हैं, क्रैकिंग का नाम देते हैं। व्हाट यू मीन बाय क्रैकिंग, क्रैक जैसे नेम इंडिकेट कर रहा है कि तोड़ना, ब्रेक करना। ठीक है, क्रैकिंग क्या होती है बच्चों, अगर जनरली हम बात करें, कोई लार्ज ऑर्गेनिक कंपाउंड है, उसको हम हीट करते हैं, ठीक है, और उसको हम क्या करते हैं, स्मॉल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, इसकी ज़रूरत क्यों पेश आई, उसकी भी बात करते हैं बच्चों। तो क्रैकिंग में बेसिकली इसकी ज़रूरत इसलिए पेश आती है कि आपके पास जो पेट्रोलियम वगैरह है, पेट्रोल वगैरह जो गाड़ियों में एज ए फ्यूल यूज़ करता है, ये आपके पास क्या होते हैं, उससे मसलन जो पेट्रोलियम की फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करते हैं उससे बड़ा कम ऑब्टेन होते हैं, तो ज़रूरत पूरी नहीं होती। फिर हम बाकी कंपाउंड्स को क्या करते हैं, केरोसिन ऑयल वगैरह को हम क्या करते हैं, गैसोलीन वगैरह में हम क्या करते हैं, इस तरह कन्वर्ट करते हैं। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, क्रैकिंग बोलते हैं। अब इसकी टाइप्स भी हैं, उसकी भी बात करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल क्रैकिंग, क्रैकिंग में हम क्या करते हैं, मसलन हमारे पास एक कंपाउंड है, जैसे मैं यहाँ पे एग्जांपल लेता हूँ C16H34। कौन सा कंपाउंड है, केरोसिन ऑयल बोल सकते हो, गैस ऑयल भी बोल सकते हो। ठीक है, इसको जब हम क्या करते हैं, हीट करते हैं बच्चों, कितना हीट करते हैं, राउंड अबाउट 700 डिग्री तक। ठीक है, तो तब आपके पास ये क्या होता है बच्चों, ये आपके पास क्या होते हैं, कन्वर्ट होते हैं किसमें, लोअर ऑर्गेनिक कंपाउंड में ब्रेक हो जाते हैं। एक कंपाउंड बनाते हैं C7H16, ये पहला कंपाउंड बनाते हैं। ये कौन सा है, ये गैसोलीन है, इसको गैसोलीन बोलते हैं। ठीक है, गैसोलीन बोलते हैं। इसके अलावा क्या बनते हैं, आपके पास अनसेचुरेटेड कुछ कंपाउंड बनते हैं, जैसे CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये बनते हैं। इसके अलावा एक और बना लो, इस तरह बना लो, CH3 C डबल बॉन्ड, और यहाँ पे आपके पास CH2। ठीक है, कार्बन पूरे 16 उधर थे, 7 और 8 9 10 11 12, दो रह गए, तो इसको आप क्या कर लो, इसको 3 कर लो, फिर 16 पूरे हो गए। यहाँ पे 16, 7 और 3 दूनी 6, 6 और 7 13, और 14 15 16। ठीक है,
पूरी हो गई जी। ये आपके पास क्या है, क्रैकिंग है कि लार्ज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को हीट करके हम स्मॉल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में, जिसमें सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड दोनों आ जाते हैं, इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, क्रैकिंग बोलते हैं। इसमें क्या करते हैं, जो पेट्रोलियम की ज़रूरत है उसको हम क्या करते हैं, पूरी करते हैं। अच्छा जी बच्चों, क्रैकिंग के अंदर रिएक्शंस कौन कौन से होते हैं जी, मसलन क्या प्रोसेस इन्वॉल्व होते हैं क्रैकिंग, तो उसको थोड़ा सा देख ले जी। जब क्रैकिंग हम करते हैं, क्रैकिंग वाला प्रोसेस होता है, इसमें कौन कौन सी मसलन प्रोसेस इन्वॉल्व होते हैं, ये करके फिर क्रैकिंग की टाइप्स पे जाते हैं। जब हम क्रैकिंग करते हैं ना, तो पहला जो काम होता है बच्चों, उसको हम बोलते हैं डीहाइड्रोजिनेशन। डीहाइड्रोजिनेशन पहला ये काम होता है इसमें, ठीक है। दूसरा जो काम होता है बच्चों, उसको बोलते हैं साइक्लाइजेशन। ये पॉसिबिलिटी होती है कि ये प्रोसेस हो सकते हैं। और तीसरा जो काम होता है बच्चों, उसको हम क्या बोलते हैं, आइसोमेराइजेशन। आइसोमेराइजेशन, ये तीन काम हो सकते हैं। क्रैकिंग जब हम करते हैं, इसमें डिहाइड्रोजिनेशन भी हो सकती है बच्चों, इसमें साइक्लाइजेशन भी पॉसिबल होती है और आइसोमेराइजेशन भी हो सकती है। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ क्रैकिंग की। क्रैकिंग की बेसिकली कितनी टाइप्स हैं जी, जस्ट अ मिनट, क्रैकिंग की टाइप्स की बात करते हैं। अगर हम टाइप्स ऑफ क्रैकिंग की बात करें ना, तो हमारे पास डिफरेंट टाइप्स बनती हैं। कौन कौन सी बच्चों, मैं उधर इधर वन बाय वन। पहली टाइप है हमारे पास जिसको हम बोलते हैं थर्मल क्रैकिंग। थर्मल क्रैकिंग, ये पहली टाइप होती है थर्मल क्रैकिंग। इसके बाद आपके पास दूसरी टाइप होती है बच्चों, जिसको हम क्या बोलते हैं, कैटालिटिक क्रैकिंग। और तीसरी टाइप होती है जिसको हम क्या बोलते हैं, स्टीम क्रैकिंग। वन बाय वन हर एक की बात करते हैं। थर्मल क्रैकिंग का दूसरा नाम होता है बच्चों पायरोलिसिस। पायरोलिसिस भी इसको बोलते हैं, पायरोलिसिस भी बोलते हैं थर्मल क्रैकिंग को। इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम क्या करते हैं, हाई टेम्परेचर और प्रेशर हम क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। कितना टेम्परेचर होता है जी, आपके पास राउंड अबाउट टेम्परेचर होता है 150 से लेके 900 डिग्री तक, ठीक है। इतना आपके पास क्या होता है, टेम्परेचर होता है जी। तो आपके पास ये क्या होता है, इतना आपके पास क्या होता है, टेम्परेचर होता है। तो इसमें आप क्या करते हो, लार्ज ऑर्गेनिक कंपाउंड स्मॉल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में क्या होते हैं, कन्वर्ट होते हैं, जिसको आप क्या करते हो, मुख्तलिफ पर्पज़ के लिए हम यूज़ करते हो। ये पहली टाइप है जिसको थर्मल क्रैकिंग। बाय हीटिंग हम क्या करते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को ब्रेक करते हैं जी। दूसरी टाइप जो है बच्चों, उसको कैटालिटिक क्रैकिंग बोलते हैं। अब उसमें क्या होता है, उसमें क्या हम काम करते हैं, उसको देख ले। कैटालिटिक क्रैकिंग, कैटालिटिक क्रैकिंग। कैटालिटिक क्रैकिंग का मतलब क्या है, नेम इंडिकेट कर रहा है कि इसमें आप क्या यूज़ करोगे, कैटालिस्ट यूज़ करोगे। ज़ाहिर है जब कैटालिस्ट यूज़ करते हैं तो तब टेम्परेचर और प्रेशर दोनों कम हो जाते हैं, ठीक है। इसमें जो टेम्परेचर होता है बच्चों, वो तकरीबन 500 डिग्री तक हम यूज़ करते हैं। और जो प्रेशर होता है वो आपके पास क्या होता है, 2 ATM तक हम क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। मगर इसके साथ जो तीसरा काम कर रहे होते हैं, हम क्या कर रहे होते हैं, इस क्रैकिंग के लिए हम कोई कैटालिस्ट यूज़ कर रहे होते हैं। जब कैटालिस्ट, उसकी कंपोजिशन आपको पता होनी चाहिए कि जो कैटालिस्ट होता है बच्चों, उसकी कंपोजिशन हमारे पास क्या होती है, हमारे पास उसकी कंपोजिशन होती है सिलिकॉन डाइऑक्साइड SiO2 प्लस आपके पास क्या होती है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड होती है जी, Al2O3। ये आपके पास क्या होता है, एज ए कैटलिस्ट काम करते हैं। किसमें, कैटालिटिक क्रैकिंग में। ये कैटालिटिक क्रैकिंग में ये एज ए कैटलिस्ट काम करते हैं। उसको क्या करते हैं, जब कैटलिस्ट यूज़ करते हैं तो टेम्परेचर और प्रेशर वाली कंडीशन हमारे पास ड्रास्टिक नहीं होती। कम प्रेशर और कम टेम्परेचर में ये काम हो सकता है। अब इसमें जो कैटालिटिक क्रैकिंग में जो गैसोलीन, जो पेट्रोल वगैरह हमारे पास क्या होते हैं, प्रोड्यूस होता है, वो क्या होता है, बेटर क्वालिटी का होता है। ये आपने याद रखना कि बेटर क्वालिटी पेट्रोल इज प्रोड्यूस बाय कैटालिटिक क्रैकिंग। कैसे बेटर क्वालिटी का, कि उसका ऑक्टेन नंबर जो है वो ज़्यादा होता है, ठीक है। ऑक्टेन नंबर क्या होता है, नेक्स्ट इसमें बात करेंगे कि ऑक्टेन नंबर क्या होता है, ठीक है। अभी जस्ट आपने माइंड में रखें। मतलब ये स्केल है एक फ्यूल का, कि जितना ऑक्टेन नंबर ज़्यादा होगा, इतना उसको हम क्या करेंगे, गुड फ्यूल हम क्या करेंगे, कंसिडर करेंगे। ये दूसरी टाइप की क्रैकिंग आ गई, जिसको हम क्या बोलेंगे, कैटालिटिक क्रैकिंग। तीसरी टाइप की एक क्रैकिंग है बच्चों, जिसको हम क्या बोलते हैं, स्टीम क्रैकिंग। ये क्या होता है, इसकी बात कर लेते हैं। थोड़ा लेक्चर भी लेंथी हो गया आज, बस इसको लास्ट ये हेडिंग करके इसको वाइंड अप करते हैं। फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट जो इससे आगे बातें होंगी वो कल करेंगे। तो नेक्स्ट हमारे पास है स्टीम क्रैकिंग, तीसरी टाइप है हमारे पास।
स्टीम क्रैकिंग हमारे पास क्या होती है बच्चों, इसमें स्टीम को हम क्या करते हैं, यूज़ करते हैं जी। स्टीम आपके पास क्या होती है, जो आपके पास वाटर है अगर ये गैसियस स्टेट में हो तो इसको हम क्या बोलते हैं, स्टीम बोलते हैं जी। ठीक है, तो इसमें हम क्या करते हैं, बाय यूजिंग स्टीम, तो हम क्या करते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को ब्रेक करते हैं। अब इसमें जो इसकी स्पेशलिटी है वो ये है कि इसमें जो आपके पास मसलन लार्ज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स से जो स्मॉल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स प्रोड्यूस होंगे तो वो आपके पास क्या होंगे, प्रोड्यूस लोअर अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। पहली बात कि अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन प्रोड्यूस होंगे। सेकेंडली यूज फॉर मैन्युफैक्चरिंग ड्रग, और वो जो अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होंगे उसको हम मसलन डिफरेंट मेडिसिन वगैरह, ड्रग्स वगैरह बनाने में हम उसको यूज़ कर सकते हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट इंट्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। सो आज जो हमने डिस्कशन की बच्चों, हमने डिटेल्स में बात की सोर्सेज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की, और उसके बाद हमने बात की ये एक हमारे पास प्रोसेस था क्रैकिंग वगैरह, इस पे बात की। कल इंशाल्लाह कल के लेक्चर में हम बात करेंगे ऑक्टेन नंबर के ऊपर, रिफॉर्मिंग के ऊपर, और उसके बाद क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स करेंगे। तो हमारा ये इंट्रोडक्शन वाला चैप्टर कल ख़त्म हो जाएगा। थैंक यू सो मच, विश यू गुड लक।